हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग। टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल बैंकिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज का ये सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को पड़ रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो लेट मी अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से हम लाइव नहीं जा पा रहे थे और आफ्टरनून में हमारा जो सेशन होता है, नॉर्मली 2:30 PM को हमारी ये क्लास होती है, वो उस समय पर नहीं लाइव जा सके बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़। लेकिन ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप ये सेशन को पूरा एंड तक देखिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही सही। क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सेम ही रहेगी। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और इस सेशन को आप पूरा देखेंगे जैसे आप लाइव सेशन देखते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो सभी का स्वागत है, वेलकम टू द क्लास। जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं रिमाइंड कर दूं कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग में आप एनरोल कर सकते हैं। सुपर कोचिंग में आपको बेसिकली क्या मिलता है? सुपर कोचिंग में आपको मिलेंगे वीडियो कोर्सेस, पूरे के पूरे डिटेल्ड वीडियो कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा सिलेबस मिलता है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। तो बैंक एग्ज़ाम्स की हर एक सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर होगी अच्छे से। इंडिया के टॉप टीचर्स जो हैं, सुपर टीचर्स, जो रिनाउंड बैंकिंग फैकल्टी है, उनकी क्लासेस आपको यहाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 250 से ज़्यादा स्टडी नोट्स, डाउट क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये इंडिया के टॉप टीचर्स जो बैंक एग्ज़ाम्स के लिए जाने जाते हैं, उनकी क्लासेस आपको यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो पिछले कई सालों से बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनकी क्लासेस भी आप देख सकते हैं। सो ये पूरा पैकेज आपको मिलेगा सुपर कोचिंग का 333 रुपीज़ पर मंथ ये अमाउंट में। और कूपन कोड अप्लाई कीजिए KM20। ये कोड अप्लाई करने पर 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, सो आज ही जाइए और अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर लीजिए। वेरी 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 बेनिफिशियल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो परसों की जो हमारी क्लास हुई थी उसी के जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है, जिसमें 3 सेंटेंस दिए हैं आपको P, Q और R, और इनमें से कोई एक या दो सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। और उस हिसाब से आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं कि कौन कौन से सेंटेंस में गलतियां हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर? चलिए तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको परसों की क्लास में भी एक टिप बताई थी कि पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ लो, तीनों सेंटेंसेस को पढ़ लो। ये ऑप्शंस जब आप देखेंगे ना, इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। इसको अगर पहले टारगेट करोगे तो सेंटेंस पढ़ते समय कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, क्लीन स्लेट रख के क्लियर माइंड से ये तीनों सेंटेंस पढ़ो। तो अगर आप पढ़ते हैं ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, he had chosen a bad time of the year to wander about। देखो, had chosen a bad time of the year, ये ऑलरेडी एक मेन वर्ब आ चुका है ना। क्या करने के लिए? to wander about। 2+V1 आना चाहिए, 2+V1 मिसिंग है, यहाँ पर इन्फिनेटिव मिसिंग है। wander सीधा मेन वर्ब की तरह आ गया, और बेयर इन्फिनेटिव भी नहीं लग सकता क्योंकि चूज ये एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, है ना। सो क्यू सेंटेंस में तो एरर मिल रहा है, फिर भी हम आर भी पढ़ के देख लेते हैं। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। सही लग रहा है, P और R सही लग रहे हैं, Q जो है वो गलत लग रहा है। तो यहाँ पर या तो Q इज इनकरेक्ट होगा या फिर P एंड Q बोथ आर इनकरेक्ट हो सकता है। ये दो ऑप्शंस हमारे ओपन रह जाते हैं। तो P वाला गलत है, P एंड R वाला गलत है, ऑल आर करेक्ट वाला भी गलत है। तो बस आपको Q सेंटेंस देखना है फिर से। He escaped easily enough, इनफ इजीली नहीं चलेगा, इजीली इनफ काफी है। फ्रॉम द बॉयज, एस्केप फ्रॉम द बॉयज चल सकता है, लड़कों से छूट के भाग गया। और ऐसे लड़के हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो उसको लंदन में फॉलो कर रहे थे। तो सही सेंटेंस है, पी भी कोई एरर नहीं लग रहा है इसमें।
सो ओनली क्यू सेंटेंस हैज द एरर, इसीलिए ओनली क्यू इज इनकरेक्ट। ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, ये सही जवाब होना चाहिए। और देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो जितने लोगों का बी आंसर आया है यहाँ पर सही जवाब है। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया, लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां अगर आप देखेंगे, सो सारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी, इस साल की रॉबरी। नाउ नॉर्मली ईयर को अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हम लोग, लेकिन ये चल जाएगा क्योंकि इस साल की रॉबरी है ना, रॉबरी का पोजीशन यहां पर मेंशन किया जा रहा है। दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज द अदर्स। तो ये पी सेंटेंस जो है वो एरर के साथ लग रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस का एरर है। फिर पी में अगर एरर है तो ओनली पी इनकरेक्ट हो सकता है, या फिर पी एंड क्यू आर इनकरेक्ट हो सकता है। बाकी तीनों ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बस आपको क्यू चेक करना है अभी। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग, देखिए 2 वीक्स के साथ फॉर चल जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। और फॉर और सिंस जब लगता है तो परफेक्ट टेंस आना चाहिए, तो हैड बीन स्टडिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस भी सही है। सो ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स रूम्स चलेगा क्योंकि घर के कमरे हैं। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग चलेगा, इट्स पाथ्स घर के रास्ते, एंड इट्स गार्डन्स चल जाएगा। तो घर के लिए ही सारे इट लगा दिए हैं, चल जाएगा। तो क्यू में कोई एरर नहीं मिल रहा है, क्यू में एरर नहीं है, मतलब बोथ पी एंड क्यू आर इनकरेक्ट, ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ओनली पी इज इनकरेक्ट, सिर्फ पी सेंटेंस इनकरेक्ट है। बाकी हमने आर की तरफ देखा भी नहीं, आर सेंटेंस हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि पी में एरर मिल गया तो आपके जो 3 ऑप्शन है वो उधर ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने परसों की क्लास में भी सॉल्व किए थे। थोड़े हायर लेवल के हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, क्लरिकल मेंस में आ सकते हैं। एंड यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। टिप यही है, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि ऑप्शंस को पहले मत देखो, पहले विद अ क्लीन माइंड एंड अ फ्रेश माइंड पूरे तीनों सेंटेंस को पूरा पढ़ लो, है ना। इंट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश पहले आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक सिली मिस्टेक या एक एरर जो है वो मिल ही जाता है, और फिर उसकी मदद से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड दैट यू कैन रीच योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अलग टाइप का ये स्पॉट द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये जो लाइन लगाई है फॉरवर्ड स्लैश, इसके पहले वाला ए पार्ट बोल सकते हैं, इसके पहले वाला बी पार्ट, और ये सी पार्ट। और इन्हीं 3 पार्ट्स के लिए नीचे 3 आपके पास सजेशंस दिए हैं चेंजेस करके। जैसे यहाँ पर देखिए टू कॉम्बैट को उन्होंने चेंज करके टू कॉम्बैटिंग दे दिया, है ना। फिर आगे अथॉरिटीज प्रोहिबिटेड, ओल्डर और एल्डर यहाँ पर चेंजेस हैं, इधर एल्डर लिखा है उधर ओल्डर करके आ गया। और फिर यहाँ पर हायर एमिशन लेवल्स, OF वाला ऑफ है और यहाँ पर OFF वाला ऑफ है। तो ये कुछ छोटे छोटे बारीक चेंजेस करके देंगे आपको। तो आपसे ये सवाल पूछा गया है कि ये जो चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किए हैं, इनमें से कौन से चेंजेस सही हैं, इनमें से कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो करने चाहिए, सो दैट अपना ओरिजिनल सेंटेंस सही बनेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट बनेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ट्राई करो।
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर टू कॉम्बैट जो है वो चलेगा, टू कॉम्बैटिंग ये जो सजेशन उन्होंने दिया है ये गलत है। टू के बाद सीधा आईएनजी, ये कुछ फ्रेजेस के साथ आता है, सीधा शुरुआत में नहीं लिख सकते, तो वन आंसर आपका गलत है। वन गलत है मतलब जहाँ जहाँ पर वन है वो हटा दो, है ना, 1 and 3 हट गया। आगे बढ़ते हैं। टू कॉम्बैट अ स्पाइक इन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में जो बढ़त हुई है, स्पाइक आया है, उसको कम करने के लिए अथॉरिटीज प्रोहिबिटेड एल्डर ऑटोमोबाइल्स, नहीं, एल्डर ये जो वर्ड है ये सिबलिंग्स के साथ जनरली यूज करते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन जो होते हैं ना उनके साथ, एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर। ऑटोमोबाइल्स एल्डर नहीं होते, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियां, तो ये ओल्डर ही होती हैं। तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो दिया है वो गलत है, ये गलत है, और सजेशन जो दिया है वो सही है। सजेशन सही है मतलब सेकंड वाला करेक्ट। तो या तो ओनली 2 हो सकता है या फिर बोथ 2 and 3 हो सकता है। ओनली 3 वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, बस अभी 3 चेक करना है। सो ओल्डर ऑटोमोबाइल्स विथ हायर एमिशन लेवल्स ऑफ द रोडवेज। नाउ ये जो ऐसे गाड़ियां हैं, ऐसी ओल्डर ऑटोमोबाइल्स हैं जिनका एमिशन ज्यादा है, जो ज्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही है, उनको रोडवेज से निकालना है। किसी एक जगह से जब आप निकालते हैं तो OFF वाला ऑफ लगाते हैं, OF वाला ऑफ जो है वो नहीं लगाते। ये जो ओल्डर ऑटोमोबाइल्स हैं जिनका हायर एमिशन है, उनको रोडवेज से, रास्तों से निकालने की, प्रोहिबिट करने की आदेश दिए हैं अथॉरिटीज ने, है ना। सो OFF वाला ऑफ हमें चलेगा, यहाँ पर सिंगल एफ वाला ऑफ नहीं चलेगा, इसीलिए थर्ड वाला भी करेक्ट है। सो द राइट आंसर इज बोथ 2 and 3 आर रिक्वायर्ड, फोर्थ के साथ जाएंगे और 4 आंसर करेक्ट है। समझ में आ रहा है? ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट एट अ टाइम यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, ग्रामर की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, ट्राई कीजिए। इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस कौन कौन से वर्ड्स चेंज हो रहे हैं वो देखो। यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स है ना, यहाँ पर आ गया इन और यहाँ पर आ गया इनटू, ठीक है, और यहाँ पर आ गया टू प्रोटेक्ट देयर और यहाँ पर आ गया टू प्रोटेक्ट इट्स। बिसाइड जो होता है विदाउट एस, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, के बगल में, है ना, और बिसाइड्स एस लगा के जो आता है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। सो यहाँ पर नेक्स्ट टू की बात तो हो नहीं रही है, सेंट्रल बैंक के बगल में नहीं, सेंट्रल बैंक के अलावा, बिसाइड्स, इसके अलावा, किसी और चीज के अलावा। तो हम क्या करते हैं, इन एडिशन टू वाले के साथ जाते हैं, नेक्स्ट टू वाले के साथ नहीं। यस और नो? मतलब पहला वाला जो है वो सही सजेशन है, पहला सजेशन सही है, मतलब या तो ओनली 1 करेक्ट आएगा, या फिर बोथ 1 and 2 करेक्ट आ सकता है, या फिर बोथ 1 and 3 करेक्ट आ सकता है। ये ओनली 3 वाला और ओनली 2 वाले दोनों ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स हैव बीन एक्टिव इन परचेसिंग या एक्टिव इनटू परचेसिंग, इज एक्टिव इन डूइंग समथिंग, शी इज एक्टिव इन डूइंग समथिंग। इनटू क्या होता है, बाहर से अंदर जाने की जब प्रोसेस होती है तब इनटू लगाते हैं, और यहाँ पर इन जो लिखा है वो सही है। ये सजेशन जो दिया है उन्होंने इनटू वाला, ये गलत है। सो इनटू वाला गलत है, मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बोथ 1 and 2 एलिमिनेट हो गया, तो बचा 1 या फिर 1 and 3। तो देखिए एक्टिव इन परचेसिंग एक्चुअल गोल्ड टू प्रोटेक्ट इट्स करेंसीज, नहीं टू प्रोटेक्ट देयर करेंसीज, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स है ना, बैंक्स ये कैसा है, प्लूरल नेचर का नाउन है, तो इसका प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा देयर के फॉर्म में। इट्स जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इसलिए ये गलत है। सो तीसरा वाला जो है वो आपका सही है। सो बोथ 1 and 3 ये आपका आंसर सही होना चाहिए। 5 ऑप्शन के साथ जाएंगे एंड ऑप्शन नंबर 5 हियर बिकम्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट,
ना देखिए मोस्ट स्टनिंग यहाँ पर है, आर्टिकल द लगा के आया, यहाँ पर आर्टिकल द मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद दिस नरेटिव वाज एविलिन, एविलिन को अपॉस्ट्रोफी एस लगा है और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा है। कंटिन्यूड कंसिडरेशन ऑफ मूविंग इन या ऑफ मूव इन, यहाँ पर मूव है और यहाँ पर मूविंग है ना। ना सबसे पहले तो मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री होता है तो आर्टिकल द लगेगा, द मोस्ट स्टनिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे हम बोलते हैं। सो पहला सजेशन करेक्ट है, मतलब ओनली 2 गलत हो जाएगा, ओनली 3 गलत हो जाएगा, बोथ 2 and 3 वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो या तो 1 and 2 होगा या फिर ओनली 1 होगा। द मोस्ट स्टनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस नरेटिव वॉज एविलिन्स कंटिन्यूड कंसिडरेशन, एविलिन का कंटिन्यूअसली चलने वाला कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसका है? एविलिन नाम की किसी लड़की का है, तो अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पर आना चाहिए। अपॉस्ट्रोफी एस के बिना ये जो दिया है वो गलत है। पोजीशन तो हमको चाहिए, मतलब सेकंड वाला भी गलत सही है। सो बोथ 1 and 2 ये आपका सही जवाब होना चाहिए। बाकी एविलिन्स कंटिन्यूअस कंसिडरेशन ऑफ मूविंग इन, मूविंग इन मतलब किसी के साथ घर में शिफ्ट होना, किसी के घर में शिफ्ट होना, मूव इन हो जाना, वो होता है। सो मूविंग इन चलेगा, मूव इन नहीं आता, ये गलत है और ये ओरिजिनली जो दिया है वो सही है। सो ओनली 1 and 2 या बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर परफेक्ट आंसर है, सही जवाब जिन्होंने दिया है सही आंसर। वेल डन ऑल ऑफ यू। नाउ अगले क्वेश्चंस हमारे वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सेंटेंस में एक वर्ड बोल्ड करके आया है यहाँ पर और इसका क्या पूछा है उन्होंने सिनोनिम पूछा है या इंप्रूव करना है, सेंटेंस को इंप्रूव करना है, मतलब ही सिनोनिम या उसके जैसे मिलता जुलता वर्ड। चलिए ट्राई कीजिए सब लोग फटाफट से। When companies need to save money, they abstain from paying a dividend. Companies को जब पैसे बचाने होते हैं वो डिविडेंड पे करने से, डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट होता है वो पे करने से एब्सटेन करते हैं, एज इन खुद को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, एब्सटेन करते हैं या फिर रिफ्रेन करते हैं। सो रिफ्रेन ये जो वर्ड है ये एब्सटेन के जैसा वर्ड है और रिफ्रेन के बाद ये फ्रॉम जो है वो बिल्कुल सही आ जाता है। रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग, अपने आप को किसी चीज से दूर रखना। सो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है रिफ्रेन, रिफ्रेन। क्योंकि देखो आइडल का मतलब क्या होता है? डूइंग नथिंग, ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास करना। लेज ये लेजी से जैसे मिलता जुलता वर्ड है। अवॉइड हो सकता है लेकिन अवॉइड के बाद ना फ्रॉम नहीं आता, अवॉइड के बाद सीधा जेरंड लग जाता है। ही अवॉइडेड टेलिंग मी समथिंग, शी अवॉइड्स डूइंग दिस। सो फ्रॉम, ये जो फ्रॉम प्रीपोजिशन आया है इसके वजह से भी पता चलता है कि अवॉइड ये वर्ड नहीं चलेगा। और एब्स्ट्रैक्ट ये टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वोकैबुलरी है। सो रिफ्रेन इज द ओनली करेक्ट वर्ड यहाँ पर जो फिट हो रहा है और वो है ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया सबको? क्लियर है? वैसा ही अभी अगले क्वेश्चंस आपको आएंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, बोल्ड किए हुए वर्ड को सही करना है, ट्राई कीजिए। The anti-dumping statute gives American firms an internationally recognized tool to seek relief from the harmful impacts of unfair import prices. Harmful impacts, इसमें impacts आपका ऑलरेडी नाउन आ चुका है और कैसे impacts हैं? harmful है मतलब हानिकारक, एडजेक्टिव है, और harmful के जैसे मिलता जुलता एडजेक्टिव हमें ढूंढना है और वो है adverse, क्योंकि encouraging ये पॉजिटिव नेचर का वर्ड है। एडवर्सली एलवाई लगा के एडवर्ब बन गया। फेवरेबल भी पॉजिटिव वर्ड है ना, और प्रॉस्परस भी पॉजिटिव वर्ड है। तो हमको एक तो एडजेक्टिव चाहिए प्लस नेगेटिव टोन में चाहिए, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर पूरी हो रही है। ये एडजेक्टिव भी है एडवर्स और नेगेटिव टोन में भी आता है। एडवर्स इंपैक्ट मतलब बुरे इंपैक्ट, बुरा असर करना। सो वो होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The meteoric ascent of Bitcoin was the most notable worldwide financial and economic event in 2017.
द मीटियोरिक एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? राइज बोल सकते हैं, बढ़त। और मीटियोरिक का मतलब क्या होता है? एकदम अचानक से आई हुई बहुत बड़ी जबरदस्त स्पीड से बढ़ी हुई ग्रोथ। ठीक है, जैसे अगर चार्ट पर मान लीजिए आपको ये करना है, शो करना है, तो बिटकॉइन लेट से वैल्यूएशन ऐसे बिटकॉइन का ऊपर नीचे जा रहा था यहाँ पर, और 2000 कहाँ से है? 2017 से लेके 2018, 2019, 2020, है ना? तो ऐसे एकदम शार्प राइज देखने को मिलता है। सही है। सो ये जो ग्रोथ हुई है ये नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल तक, इसको मीटियोरिक कहते हैं, मीटियोरिक राइज या मीटियोरिक एसेंट। जो ट्रिमेंडस स्पीड से, बहुत तेजी से कोई चीज अगर बढ़ती है तो उसको मीटियोरिक राइज कहा जाता है। सो मीटियोरिक के लिए कौन सा दूसरा वर्ड है? फेनोमिनल। फेनोमिनल का मतलब क्या होता है? बहुत ही गजब का, अनबिलीवेबल, है ना। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर वाला, सतह का, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्क्यूलर का मतलब भी वही होता है, बारीक सा, माइन्यूट सा। अभी ये माइन्यूट सा ग्रोथ है क्या? नहीं ना। स्ट्रेटेजिकल ग्रोथ नहीं है और प्रोसेक ग्रोथ नहीं है। ये सारे ऑप्शंस गलत है। द राइट आंसर इज फेनोमिनल ग्रोथ, एकदम बढ़िया ग्रोथ। पढ़ के भी समझ में आता है, इंट्यूशन से सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन, इजी है। चलिए, पैराजंबल का क्वेश्चन है, 5 ही सेंटेंसेस है, छोटा सा पैराजंबल है, प्रीलिम्स लेवल का है, मेंस लेवल का भी नहीं है। और आपके पास अभी 2 मिनट है, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। वीडियो को चाहिए तो पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पूरे के पूरे 5 सेंटेंस को सही तरीके से अरेंज कीजिए अपने डायरी में, नोटबुक में, जहाँ पर भी आप आंसर्स लिख रहे हैं, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे, कितने क्वेश्चंस सही आते हैं देखते हैं आपके। चलिए, 2 मिनट आपके स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू करो। चलिए, तो आई होप सबके सेंटेंसेस तो एटलीस्ट पढ़ के हो गए हैं। अभी आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इस पूरे पैराग्राफ को वापस एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए अगर चाहिए तो। हम लोग सीधा जंप करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, या पहले क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोगों ने आई होप सारे आंसर्स नोट डाउन कर लिए हैं, तो आपके आंसर में देख के बताइए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या होगा। व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। जितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं उतने +1 करते जाइए, और जितने गलत होंगे उसको -0.25। यही मार्किंग पैटर्न होता है बैंक एग्जाम्स का, तो आप उस हिसाब से मार्क्स अपने आप को दे सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या हो सकता है? ये बहुत ही सिंपल है, पैसेज ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए ऑलमोस्ट सबके करेक्ट आंसर्स आएंगे ऐसे मैं होप कर रहा हूँ। डी के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, इंट्रोडक्शन हुआ है डी सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या होगा? सब लोग बताएंगे कमेंट करके। व्हाट विल बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? यस, चलिए, तो सेकेंड सेंटेंस का आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ए विल बी द सेकेंड सेंटेंस। फिर जाते हैं थर्ड सेंटेंस के बारे में। व्हाट विल बी द थर्ड सेंटेंस? तो तीसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो है सी, DAC। ये पहले 3 सेंटेंसेस आ चुके हैं। फिर आपका है चौथा सेंटेंस क्या है? फोर्थ सेंटेंस ऑफ द पैराजंबल, बताइए जल्दी से।
तो चौथा सेंटेंस जो है आपको पता है ई होगा, चौथा सेंटेंस ई है, तो ये आपका सीक्वेंस लग चुका है, डी ए सी ई आ गया, तो ऑब्वियसली पांचवा सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस जो होगा वो बी होगा, डी ए सी ई बी, है ना। सो फिफ्थ सेंटेंस में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बी ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ना आगे बढ़ते हैं और हम लोग थियरी देखते हैं या सॉल्यूशन देखते हैं इस पैसेज का, कि ये पैसेज का आंसर कैसे आया। ठीक है, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा जो पैसेज था वो NPCL इसके बारे में है। नाउ NPCL है क्या? NPCL सब जगह पर अगर आप देखो शॉर्ट फॉर्म दिया है NPCL का, लेकिन एक ही सेंटेंस है जहां पर फुल फॉर्म दिया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCL। तो शुरुआत यही से होगी क्योंकि ये NPCL का एक्चुअल फुल फॉर्म दे दिया है उन्होंने, तो शुरुआत डी से होगी, है ना। NPCL क्या है? फॉर्म्ड इन 1987, हिस्ट्री के बारे में बताया कि 1987 में फॉर्म हुआ था ये, है ना। इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE के अंडर ये आता है। ठीक है, फिर इसके बाद एट प्रेजेंट में नहीं जाएंगे, NPCL के बारे में बहुत सारी चीजें, उसके फीचर्स के बारे में बताया गया है कि NPCL इज अ डिविडेंड पेइंग कंपनी विथ द हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग ऑफ AAA बाय क्रिसिल एंड केयर। सो ये NPCL के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है ना। सो डी के बाद ए लग गया, सही है। ए के बाद सी में भी देखिए, NPCL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, कमीशन एंड ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। तो NPCL के ये फंक्शंस है, DAC। ठीक है, और इन सभी फंक्शंस में सेफ्टी इज गिवन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेफ्टी को दी जाती है इन ऑल फैसेट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। और लास्ट में एट प्रेजेंट पे आएंगे, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में NPCL ऑपरेट करता है 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। ये एट प्रेजेंट जो है ना, इसके वजह से पता चलता है कि ये एंड में लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में आपको बता रहा है। बाकी के जो सेंटेंसेस है वो NPCL के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है ना, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं। सो ऐसा आपका सीक्वेंस आएगा, DACEB, एंड दिस इज द रीजन हम लोग इस सीक्वेंस के साथ जाते हैं। ठीक है, सो काफी इजी लेवल का पैराजंबल था, नॉट अ वेरी ट्रिकी वन। तो अगर आपके यहाँ पर 5 में से 5 सही हुए हैं, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। अगर नहीं हुए हैं तो एक बार एनालिसिस ये समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला एक क्वेश्चन है एक टाइप का और वो देख लेते हैं फटाफट से। पैराजंबल तो हो गया, अभी अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो सेंटेंस करेक्शन के ही जैसा है। सेंटेंस करेक्शन के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बोल्ड करके दिया है आपको और इसके लिए 3 सजेशंस दिए हैं। इनमें से एक सजेशन करेक्ट हो सकता है, 2 करेक्ट हो सकते हैं, तीनों करेक्ट हो सकते हैं, या जो ओरिजिनली दिया है वो भी सही हो सकता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है ये आपको फाइंड आउट करना है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। In every cell of your body, instead of your red blood cells, exists a copy of your DNA. आपके बॉडी के हर एक सेल में, सिवाय आपके RBCs के, रेड ब्लड सेल्स के अलावा, या रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के, है ना। इंस्टेड ऑफ नहीं आता, इंस्टेड ऑफ की जगह क्या आता है? एक्सेप्ट आता है, या फिर विद द एक्सेप्शंस नहीं, विद द एक्सेप्शन ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही एक्सेप्शन है ना, RBC, रेड ब्लड सेल्स, ये इकलौता ऐसा टाइप है जो एक्सेप्शनल केस है। सो यहाँ पर एक्सेप्शंस एस लगा के प्लूरल फॉर्म में नहीं चल सकता, क्योंकि एक ही एक्सेप्शन है, रेड ब्लड सेल्स। आप बोलेंगे सर रेड ब्लड सेल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कैटेगरी एक ही है ना, WBCs, RBCs वगैरह जो होते हैं वो एक ही कैटेगरी है, RBCs। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस एक ही है और वो है रेड ब्लड सेल्स, इसीलिए एक्सेप्शंस एस वाला जो है वो नहीं चलेगा। एक्सेप्ट चल सकता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ चल सकता है। सो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए, और 2 और 3 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। 4 के साथ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। बताइए क्या होगा आंसर इसका।
every teacher at this college is determined to do their best for the glorious prospects of the college. So यहाँ अगर देखेंगे every teacher, every जब आता है तो singular noun बन जाता है, ये singularity में आता है ना, इसलिए is लग गया singular. तो अगर is singular है तो यहाँ पर their नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या आ जाता है, his लग जाता है masculine gender में. So यहाँ पर his आ जाएगा, his मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. So 2 करेक्ट है मतलब only 2 करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर their है नहीं चलेगा, यहाँ पर भी their है नहीं चलेगा, और जो ओरिजिनली दिया है उसमें भी their है तो ये भी नहीं चलेगा. So only 2 is correct. ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, यहाँ पर सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेम पैटर्न का है, एग्जैक्टली वही करना है जो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया था. The term populism, which acquired considerable currency these days and is widely used to describe a distinctive mode of politics. Now देखिए, अगर आपने term populism के बाद which लगा दिया, relative pronoun लगा दिया, तो ये acquired आपका बन जाता है verb, main verb, और फिर days के बाद comma है ना, तो comma के बाद and नहीं लगा सकते. The term populism which acquired considerable currency these days, ये एक्स्ट्रा जानकारी बन जाती है फिर पॉपुलिज्म के बारे में, और is आपका फिर मेन वर्ब होना चाहिए. which acquired considerable currency these days, कॉमा is widely used. ये and जो है, ये and और ये which दोनों एक साथ नहीं चल सकते. रिलेटिव प्रोनाउन और ये and एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन खुद आधा कंजंक्शन का भी काम करता है, आधा रिलेटिव प्रोनाउन और आधा कंजंक्शन. तो विच ऑलरेडी एक हाफ कंजंक्शन है, तो इसके साथ ये एंड नहीं चलता. लेकिन एंड को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एंड ये ब्लैक कलर में है तो बोल्ड नहीं किया है. इसका मतलब ये है कि हम विच नहीं लगा सकते. विच वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो इसी वजह से नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपका गलत है. सही है. नाउ इज एक्वायरिंग अ कंसिडरेबली करेंसी, नहीं, करेंसी आपका नाउन है, करेंसी नाउन है, और कैसी करेंसी, ऐसी करेंसी, तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव बनता है. यस और नो. सो हमें कंसिडरेबल चाहिए, ly लगा के ये एडवर्ब बन जाता है, और हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमको एडजेक्टिव चाहिए. तो एडवर्ब के वजह से 1 आंसर आपका गलत है. सो 1 गलत है, मतलब 1 वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत बना सकते हैं. या तो ओनली 2 या फिर ओनली 3 या फिर बोथ 2 and 3. हैज एक्वायर्ड चलेगा अ कंसिडरेबल करेंसी. हैज टू एक्वायर कंसिडरेबल करेंसी नहीं. हैज टू मतलब होना चाहिए, फ्यूचर की बात जब करते हैं, ये करना चाहिए, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, शी हैज टू स्टडी अ लॉट, ही हैज टू स्टडी अ लॉट, वो वाला होता है. तो ये फ्यूचर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हैज टू के वजह से गलत है. सो ओनली 2 आपका आंसर सही होना चाहिए. ओनली 2 इज करेक्ट, मतलब 1 आंसर के साथ यहाँ जाएंगे, और 1 आंसर बिल्कुल सही है. समझ में आया. सो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी आज की एक्सरसाइज का. सो अगेन लेट मी जस्ट टेल यू कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म की क्लास आई होप आप सबको पसंद आई. लाइव क्लास हमारी नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में बताया. तो जितने लोगों ने ये क्लास देखी, पूरी एंड तक देखी है, आप सबका शुक्रिया एंड वेल डन कि आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, कभी कभी आई नो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, बट यू गाइज स्टक टू द क्लास एंड पूरा एक सेशन कंप्लीट किया. चलिए, तो हम आज यहीं पर रुकते हैं. हमारी अगली क्लास जो होगी वो सीधा ट्यूसडे को होगी, 16th of August को, क्योंकि सैटरडे संडे तो वैसे भी हमारी ये क्लासेस नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे ही चलती है. और अगले मंडे को 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए छुट्टी का दिन है, तो 15 अगस्त को भी क्लास हमारी नहीं होने वाली. सो हम लोग अभी सीधा मिलेंगे ट्यूसडे 16th of August दोपहर को 2:30 बजे, सेम टाइम पर जैसे हमारी क्लास होती है उसी टाइम पर हम लोग मिलेंगे. ओके, चलिए तो मिलते हैं 16 अगस्त को. टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे.